आज के टोहाना हल्का के कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ मेहनत कार्यकर्ता साथियों, सम्मान के योग्य माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोल रहे थे, आज के प्रदेश के हालात पे आपके बीच में चर्चा कर रहे थे। नई बीजेपी और जेजेपी की सरकार बनने के बाद प्रदेश किन हालातों से गुजरा, हमारे सामने क्या क्या दिक्कत और कठिनाई आई, ये सारी बातें रखी। साथियों, अगर मैं उन्हीं बातों का विस्तार से चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा। आज की हमारी जो मीटिंग है, इस मीटिंग का मकसद केवल एक है। आज कोई चुनाव नहीं होने जा रही, अभी चुनाव में 2.5 साल का समय बाकी है। आज तो केवल आपको इसलिए बुलाया गया कि मौजूदा सरकार की जो बेकायदगियां हैं, जो मौजूदा सरकार की कमियां और खामियां हैं, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आम लोगों तक उन खामियों और खामियों को बता करके अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करें। आज प्रदेश के लोग जो हैं सरकार से दुखी है। आज प्रदेश में विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है। विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ मिला हुआ है। मेरे बताने की जरूरत नहीं, उदाहरण बहुत सारे आपके सामने हैं। आज विपक्ष का नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे निकलते हैं, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री जब भारतीय जनता पार्टी की जीत के ऊपर अपने साथियों के साथ जश्न मनाता है, लड्डू खिलाता है, मिठाई बांटता है, तो विपक्ष का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के घर पे जाकर के उसको बधाई देता है और उसके साथ लड्डू खा करके खुशी मनाने का काम करता है। आपने देखा होगा अखबार में और सोशल मीडिया के ऊपर ये सरेआम दिखाया और बताया जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी भाजपा की जीत में शरीक हुआ और जाकर के मनोहर लाल खट्टर जी के आवास पर लड्डू खा करके उनको बधाई दे करके आने का काम किया। केवल ये एक उदाहरण नहीं, अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि कांग्रेस के लोग आज भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। आपको याद होगा राज्यसभा का एक चुनाव हुआ था जिसके अंदर हिसार का एक सुभाष चंद्रा नाम का व्यक्ति था, बड़ा उद्योगपति है, टीवी चलाता है, जी टीवी का मालिक है। उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बना करके खड़ा किया था। उस वक्त में हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपोजिशन की पार्टी थी। हमने कांग्रेस के लोगों के साथ बातचीत करके एक R.K. आनंद नाम के एडवोकेट को खड़ा किया था। कांग्रेस ने हमारे बीच में एक समझौता इस बात को लेकर के हुआ था कि ऐसा व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया जाए जिस पे ना आपको आपत्ति हो ना हमें आपत्ति हो। हम मिलकर के भाजपा को उस सीट पे कामयाब ना होने दें और भाजपा की एक सीट कम हो, हमारा साझा उम्मीदवार जीत करके आए। हमने तो अपना एक एक वोट R.K. आनंद के पक्ष में डाला, लेकिन कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम ने R.K. आनंद को वोट देने की बजाय पेन की स्याही बदल करके अपने 11 वोट कैंसिल करवाने का काम किया था और सुभाष चंद्रा के लिए रास्ता साफ किया, उसे उसका राज्यसभा का मेंबर बनाया। उसके एवज में पिछले दिनों जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के पास 69 MLA थे, कांग्रेस के पास 30 MLA थे, 1 वोट मेरा था। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा कैंडिडेट खड़ा करने की बजाय, दूसरा उम्मीदवार खड़ा करने की बजाय हुड्डा के लड़के को निर्विरोध बनवाने में बड़ा करके उस पुराने आसान को उतारने का काम किया। उसके बाद अब जब फतेहाबाद का इसका इलाहाबाद का उपचुनाव आया था, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो है आपकी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी और दोनों पार्टियों की एक ही मंशा थी कि किसी तरह से मुझे चुनाव में रोका जाए, मैं विधायक चुन करके फिर से विधानसभा में ना जाऊं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और कमजोर हो जाए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है प्रदेश से इस पार्टी का कोई नाम लेवा ना बचे। इस तरह की सोच इन दोनों पार्टियों की थी और दोनों ने वहां पे भी मिलकर के मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने गया तो अपने भाषण में कह रहा था कि मैं आया तो कांग्रेस के लिए वोट मांगने,
लेकिन गोपाल कांडा भी मेरा मित्र है, आप वोट डालने से पहले इस बात का ख्याल रखना। उसका सीधा इशारा था कि भाजपा का जो उम्मीदवार है उसके पक्ष में उसका वोट जाए, कांग्रेस उसकी मदद करे और अभय सिंह किसी भी तरीके से विधानसभा में ना पहुंच पाए। जहां साथियों दोनों मिलकर के मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज लोग जो है कांग्रेस से भी उब चुके हैं और आज की तारीख में लोग भारतीय जनता पार्टी से दुखी और परेशान हैं। आज जसपा का तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा। आज जसपा की हालत तो ऐसी है कि जहां कहीं भी जाते हैं लोग इनका सोशल बाइकाट करने का काम करते हैं। आज लोग दोनों पार्टियों से दुखी है और उसका नतीजा था कि इलाहाबाद के चुनाव में दोनों ने मिलकर के मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा। उसके बाद भी इलाहाबाद की जनता ने, इलाहाबाद के मतदाताओं ने, किसानों ने मुझे पहले से 10,000 ज्यादा वोट दे करके इन दोनों के मुंह पे चप्पट मारने का काम किया था। जहां मुझे जिताया वहीं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त भी कराई। जो कांग्रेस आज अपने आप को कहती है कि आने वाले समय में हम सरकार बनाएंगे, उसके उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई थी। लोगों ने फैसला कर लिया कि अब ना कांग्रेस के साथ जाएंगे और ना इस भाजपा और जसपा के साथ जाएंगे। अब लोग नए सिरे से फिर से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को सत्ता में लेना चाहते हैं, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी और जसपा की सरकार ने पिछले 2.5 साल के अंदर जहाँ लोगों का विश्वास जीतना चाहिए था, विश्वास खोने का काम किया। कोरोना का जब टाइम था, किसान सारा, केवल किसान नहीं, हर व्यक्ति अपने घर में दुबका बैठा था। हर आदमी डरा हुआ था। कोई भी व्यक्ति अपने गांव से बाहर नहीं निकलता था। दूसरे गांव से अगर कोई रिश्तेदार आ जाता था, उसको भी गांव के बाहर लोग रोक लिया करते थे, पूछते थे कि कैसे आए हो, क्या काम है। और कोई कहता था मैं फलाने का रिश्तेदार हूँ, तो उसके घर में जाके पूछ के आते थे कि तेरा फलाना रिश्तेदार है तो हमारे पास वहीं आ जा बाहर गांव के, और दूर खड़ा होकर के उसको मिला देते थे, दूर की दूर उसको वापस भेज देते थे। यहाँ तक कि जो लोग ताश खेल करके टाइम पास करते थे, जो बुजुर्ग हुक्का पी करके आपस में समय बिताते थे, उन्होंने हुक्के बंद कर दिए थे, ताश फेंक दी थी। कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। उस वक्त किसान की फसल को सरकार खरीदने की बजाय किसान को कहीं ना कहीं मजबूर कर रही थी। किसान की फसल जब मंडियों में आ रही थी, खरीदार नहीं था, तो केवल इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का कार्यकर्ता था जिसने मंडी में जाकर के किसान की फसल को बिकवाने का काम किया। ये कांग्रेसी घरों में दुबक गए थे, सरकार में बैठे लोग किसान को परेशान कर रहे थे। हम लोग थे जिन्होंने मौत की परवाह नहीं करी, डरे नहीं, और किसान की फसल बिकवा करके किसान का एक एक दाना सरकार को खरीदने पर मजबूर करने का काम किया। वहीं साथियों, उस कोरोना के काल के अंदर इस सत्ता में बैठे लोगों ने, सरकार में बैठे लोगों ने प्रदेश के लोगों की मदद करने की बजाय लूटने का काम किया। अनेक ऐसे घोटाले किए जिनकी आज भी पूरे प्रदेश में चर्चा होती है। शराब का घोटाला किया गया, शराब के बाद रजिस्ट्री का घोटाला किया गया। कोरोना की आड़ में जो दवाइयां खरीदी गई, 450 करोड़ रुपए सत्ता में बैठे लोग खा गए, और जिनके तबादले किए, नौकरी दी, उनके नाम पे भी पैसा लिया गया। करोड़ों रुपए नौकरी लगाने वाले दफ्तर में पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के अंदर पकड़े गए। यहां तक भी नहीं, कैसे आदमी को परेशान किया जाए। मेरे से पहले उम्मीद बता रहे थे कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम का एक पोर्टल चालू कर दिया। उसके बाद अब एक नया काम कर दिया सरकार ने कि हर व्यक्ति अपना पहचान पत्र बनाएगा। जब हमारे पास आधार कार्ड है तो फिर फैमिली आई कार्ड बनाने की जरूरत क्या है, पहचान पत्र बनाने की जरूरत क्या है। केवल लोगों को परेशान करने के लिए इस किस्म की घोषणाएं सरकार की तरफ से होती है। आज अगर किसान अपनी सरसों की फसल बेचने जाता है तो उसको कहते हैं 7 क्विंटल से ज्यादा नहीं लेकर के आएगा। अब की बात तो सरसों 12-12, 14-14 क्विंटल एकड़ की है। ये तो आज भाव बाजार में ज्यादा है। अगर भाव कम होते, सरकार खरीद करती, तो किसान की सरसों सड़कों पे पड़ी मिलती, कोई लेने वाला ना मिलता। आज साथियों, अगर आप कोई और दूसरी फसल बेचते तो उस पर कैप लगी हुई है। ये सारी चीजें जानबूझ करके सरकार के द्वारा लागू की गई ताकि आम आदमी परेशान हो, दिक्कत हो। जहां इन्होंने डाके मारे, जहां इन्होंने इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, वहीं प्रदेश को बेरोजगारी के नाम के ऊपर भी आज 1 नंबर पे पहुंचा दिया। भाजपा के जो सहयोगी है, जहां आपका एमएलए भी भाजपा के सहयोग से बना हुआ है, जो बीजेपी का, जेजेपी का आज यहाँ का एमएलए है, ये भी यहाँ मंडियों में चक्कर काटता था और कहता था कि मैं किसानों के साथ हूँ। कहता था कि नहीं कहता था?
और जब किसान की लड़ाई लड़ने की बात आई, विधानसभा में भी खड़ा होकर के कह रहा था, बोले हमें कहीं ऐसा लगता है कि अब की बार तो जो कपड़े पहनने पड़ेंगे, हेलमेट पहन करके कहीं लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, पता नहीं लोग कहाँ हमारा सर फोड़ दें। लेकिन सत्ता के लालची लोग थे, ये किसान के हितैषी नहीं थे। अगर किसान के हितैषी होते तो फिर मेरी तरह विधानसभा से इस्तीफा दे करके किसान के बीच जाकर के खड़े हो जाते। इन्होंने इस्तीफा देने की बजाय कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ बेईमानी करने का काम किया। आज साथियों समय है, लोग भाजपा से दुखी, जेजेपी से दुखी, आज लोग कांग्रेस से भी दुखी है। लोग आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन लोगों के पास हमें चल करके जाना पड़ेगा, लोग हमारे पास चल करके नहीं आएंगे। दुखी आज इसलिए हो गए कि जो बुजुर्गों की पेंशन 5100 करने की बात करते थे, जो कहते थे बेरोजगारी भत्ता देंगे, 11,000 रुपये एक बच्चे को रोजगार देने का काम करेंगे। आज मेरे से पहले ये बताया गया कि कितने बुजुर्गों की पेंशन काट दी। जहाँ पेंशन काट दी, पेंशन बढ़ाई नहीं गई। मैंने इस विधानसभा के सेशन में कहा था, या तो अपना फैसला वापस ले लो, और वापस नहीं लोगे तो फिर मान करके चलो, किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से तुम सड़क के रास्ते थे, अपने घर नहीं जा सकते थे, मैं चंडीगढ़ से बाहर भी नहीं निकलने दूंगा। चंडीगढ़ के चारों तरफ 60 साल से बड़ी उम्र के बुजुर्गों को लेकर के बैठा करके तुम्हारा विरोध करने का काम करेंगे। साथियों, चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। मैंने विधानसभा में कहा कि हर कीमत के ऊपर बुजुर्ग का सम्मान जो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये दिया था, उस सम्मान को बरकरार रखेंगे और बुजुर्ग की पेंशन कटने नहीं देंगे। हमारा समय आया, मौका मिला तो जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये करी थी, आप लोगों ने तो वायदा 5100 का किया था, आपने तो पूरा किया नहीं। लेकिन 2024 में जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी तो हम इस पेंशन को 100 वाली को 10,000 करने का काम करेंगे। कई लोग मेरे से नुक्ताचीनी कर रहे थे, पूछ रहे थे 10,000 कैसे कर देगा। मैंने कहा कि जो बड़े बड़े कारखानेदार हैं, जिनके लाखों लाखों करोड़ रुपया जो कर्जा माफ हो सकता है, तो फिर बुढ़ापा पेंशन 100 से 10,000 क्यों नहीं हो सकती? उसको करते हुए कौन रोकेगा? चौधरी देवीलाल ने जब 100 रुपये करी थी, उनका किसी ने हाथ थोड़ा ही पकड़ा था। चौधरी देवीलाल ने वायदा किया था कि हम 100 रुपया पेंशन करेंगे। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है, हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और हर हालत के अंदर बुजुर्ग को 10,000 रुपये माँ बाप पेंशन देकर के उसका सम्मान करने का काम करेंगे। जहाँ पेंशन बढ़ाएंगे वहीं एक काम और करेंगे। जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, इन बच्चों को वायदा तो किया था 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हम ना केवल इनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, बल्कि हर घर से एक बच्चे को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जहाँ सरकारी नौकरी जिस बच्चे को नहीं मिलेगी, जो कहीं रोजगार से वंचित रह जाएगा, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको घर बैठे जो है हम 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, ताकि वो बच्चा भी सम्मान से अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सके। हम माताओं और बहनों के लिए भी जो सारा दिन चूल्हे चौके का काम करती है, जो सारा दिन न केवल घर का काम काज करती है, बल्कि बच्चों का भी ध्यान रखती है और अपने परिवार के सदस्य के लिए हर वक्त चिंता करने का काम करती है। जहाँ ये अपनी घर की रसोई चलाने में बहुत सारी दिक्कत इनके सामने आती है, इनको भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम आपको भी घर बैठे 1500 रुपये चूल्हा और चौका चलाने के लिए देंगे, ताकि आपके घर का गुजारा ठीक ढंग से चल सके। जहाँ ये काम करेंगे, उसके साथ साथ किसान की जो आज सबसे बड़ी परेशानी है, ये जो नए नए काम कर दिए, कहीं आपके यहाँ बना दिया मेरी फसल मेरा बोरा। अब जमींदार आदमी जो अनपढ़ है, वो कहाँ जा करके अपनी फसल का लिखा करके आएगा कि मेरी कौन सी फसल खेत में हो रही है? ये काम तो पटवारियों का होता था कि किसान ने खेत के अंदर कौन सी फसल बो रखी है। ये तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है सरकार का, जो तहसील का ऑफिस है, उसकी जिम्मेवारी बनती थी कि किसान के खेत के अंदर कितनी जमीन नहरी है और कितनी जमीन बिरानी है, बिरानी जमीन में क्या बो रखा है, नहरी जमीन के अंदर कौन सी फसल इस किसान की लगी हुई है। ये जानकारी तो सरकार के पास पटवारी दिया करते थे। अब पटवारी तो घर बैठा दिए, पटवारियों को तो एक ही काम लगा दिया, तुम रजिस्ट्री कराओ, लोगों को लूटने का काम करो, पैसा इकट्ठा करो, सरकार में बैठे लोगों को पैसा दो। अब तो पटवारी के पास अगर कोई, किसी के पास अगर कोई दिखवाने जाता है, जो अनपढ़ किसान है, वो अपना ब्यौरा कैसे देगा? इसके लिए इन्होंने एक नई दुकान खोल दी ई मित्र के नाम से। वो ई मित्र के पास जाता है, वो भी जाते हैं, उसको कहता है ले 500 रुपये निकाल, फिर बता तेरी फसल कौन कौन सी, उसको चढ़ाने का काम करूँगा। हम इसकी भी रान काट देंगे, इसको भी मूल रूप से खत्म करेंगे, ताकि किसान की परेशानी खत्म हो जाए
और किसान अपनी फसल जैसे पुराने तरीके से मंडियों में जाकर के बेचता था, उसी तरह अपनी फसल को बेच के, ये साथियों सारा काम तब होंगे, ये सारी चीजें तब होगी जब हम सब मिल करके लोगों के पास जाएंगे और लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। अगर हम राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पार्टी का एक अध्यक्ष बना सकते हैं, अगर हम हल्के और जिले के स्तर पे, स्टेट के स्तर पे पार्टी का अध्यक्ष चुनते हैं, तो फिर हमारी पार्टी का अध्यक्ष जो है गांव के स्तर पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गांव के स्तर के ऊपर अध्यक्ष बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए पार्टी का? जब गांव के अंदर सरपंच बन सकता है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गांव के अंदर अध्यक्ष क्यों नहीं बनेगा? अब हमें गांव गांव के अंदर अपनी पार्टी का एक एक अध्यक्ष बनाना है। केवल एक अध्यक्ष नहीं, उसके साथ हमारी पार्टी के 16 सेल है, बैकवर्ड का सेल है, शेड्यूल कास्ट का सेल है, महिला का सेल है, युवा का सेल है, पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे, इनका भी एक सेल बनाया IASO के नाम से। उसके साथ साथ भूतपूर्व सैनिकों का सेल है। ऐसे 16 सेल हमने बना रखे, खिलाड़ियों का सेल है। हर गांव के अंदर एक एक सेल का एक एक अध्यक्ष भी बनाएंगे, ताकि हमारे गांव के अंदर, हमारे शहर के वार्ड के अंदर एक अच्छी संगठन की टीम हमारी खड़ी हो, जो आने वाले समय के अंदर जहाँ संगठन को मजबूत करे, वही पार्टी जिस किसी को भी उम्मीदवार बना करके भेजे, उसको बड़े बहुमत के साथ जिता करके भेजे। अब साथियों, नेताओं का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फलाने नेता को ले लो, फलाने नेता को ले लो। ये आप पार्टी वालों ने कौन कौन से नेता, कितने बड़े बड़े नेताओं को धराशायी किया कि नहीं किया? वहाँ कौन सा ऐसा नेता था जो चुनाव जीत करके आए जिसकी बहुत बड़ी पहचान थी? पहचान कार्यकर्ता की है। नेता की पहचान कार्यकर्ता बनाता है। अगर पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है तो फिर पार्टी की तरफ से जिस किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, आप उसको जिता करके भेज देना। कोई उस नेता को सबक सिखाएगा जो नेता कहीं लोगों के साथ धोखा करने का काम करता है। मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप जो है इस काम को आखिरी मुकाम तक ले जाने का काम करोगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करोगे। ये सारी बातें आपसे कहने और करने आया था। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद।